हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो करंट सैम्पल पेपर्स आए हैं ना, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पैटर्न से करा रहे हैं कि आपको समझ में आए कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जो क्वेश्चंस दिए होंगे ना, अरिहंत के सैम्पल पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ये रीज़न असर्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या टेक्निक है, कैसे समझ के करना चाहिए, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ इनमें। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए, उन पे समझाऊंगा। जैसे अब पहला क्वेश्चन मेरा है, असर्शन में दिया है, व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम टूवर्ड्स सरफेस देयर कैपिलरीज गेट ब्लॉक्ड विच इज़ पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो वो उनकी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं एंड विच इज़ पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। एक्चुअल में क्या होता है, जब वो ज़्यादा नीचे जाते हैं तो पानी के प्रेशर से मोर ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द ब्लड। तो जब नाइट्रोजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो एक तो वो टॉक्सिक है। फिर जब वो ऊपर आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो फिर वो बबल्स बन के बाहर निकलने लगती नाइट्रोजन, और जब नाइट्रोजन बबल्स बन के बाहर निकलेगी तो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेंड्स, प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स। ठीक है, तो उस बात को ये रेफर कर रहा है। तो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वो पेनफुल भी है और डेंजरस, फेटल भी है, लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें। तो ये तो असर्शन है, तो ये बात सही है, असर्शन सही है। फिर उसका रीज़न कह रहा है। रीज़न मैंने आपको बताया कि वो बबल्स बन के निकलती है तो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है। तो रीज़न में यही कह रहे हैं, देयर अकर्ड रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। जो गैसेस डिजॉल्व हो गई थी वो रिलीज़ हो रही, क्योंकि जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एज द प्रेशर डिक्रीजेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और उसकी वजह से नाइट्रोजन के जो बबल्स बनते हैं उसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स कहते हैं। और तो इसके मतलब असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो उसमें जो 4 चॉइस दे देते हैं ना, जब अगर रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो उसमें आंसर होता है ए। तो इसके केस में ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि असर्शन बिल्कुल ठीक है कि अंडर वाटर जाते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, तो उनको कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज वो पेनफुल भी है और डेंजरस टू लाइफ भी है। उसका कारण क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो बहुत सारी नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। जब वो ऊपर आएंगे प्रेशर घटेगा तो नाइट्रोजन उसमें से प्रेशर घटने की वजह से निकलेगी बबल्स बन के, तो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। इसी को प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स कहते हैं। उसमें वो पेनफुल भी है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि थोड़ी नाइट्रोजन हटा के परसेंटेज नाइट्रोजन की कम कर देते हैं, 56.6 के पास कर देते हैं, 7 के आसपास, और उसमें हीलियम डाल देते हैं, क्योंकि हीलियम अंडर प्रेशर भी ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती है। तो ये दोनों सही हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आंसर ए होगा जो 4 चॉइस में दिया होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीज़न पे है, और इसके अंदर क्या कह रहा है, इसको हटा दें ऊपर वाले को तो जगह मिल जाएगी हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये रीज़न क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन फिनॉल्स। ये बात ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होती हैं। अब रीज़न में क्या कह रहा है, द कार्बोक्सिलेट आयन इज़ लेस स्टेबलाइज्ड। ये जो बात कह रहा है कार्बोक्सिलेट आयन इज़ लेस स्टेबलाइज्ड, ये गलत है। कार्बोक्सिलेट आयन इज़ मोर स्टेबलाइज्ड दैन फिनॉक्साइड आयन। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, मान लो, ठीक है, तो एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ OH है, इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। अब जब H+ हट जाएगा, तो जब H+ हट जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये जब लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो कार्बोक्सिलेट आयन में जो रेजोनेंस होगी उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। बट फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है कि ये फिनॉक्साइड आयन है, तो इसमें फिनॉल में से जब H+ हट गया तो ये फिनॉक्साइड आयन का अगर लोन पेयर अंदर आता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन कार्बन विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो आंसर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया,
इसको कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे, ठीक है, मोर स्टेबल होगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, दिस इज लेस स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल इसलिए है कि नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, रेजोनेट होगा। तो दिस इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और कार्बन पे कम होगा। तो फिनॉक्साइड आयन इज़ लेस स्टेबल, कार्बोक्सिलेट आयन इज़ मोर स्टेबल, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक। तो ए वाला पार्ट तो ये तो सही है, असर्शन वाला पार्ट तो सही है, बट रीज़न वाला पार्ट गलत है, ठीक है। जब रीज़न सही हो, असर्शन गलत हो, तो उसके केस में आंसर हमारा सी होता है। हमारे जो 4 चॉइस दिए रहते हैं ना कि दोनों सही हैं और रीज़न भी ठीक है, तो ए। दोनों सही हैं बट वो उसका रीज़न नहीं है, तो बी। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो सी। और असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो डी। तो इसके केस में असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो आंसर विल बी सी। ये चॉइस होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले तो आप देखो कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं। अगर दोनों सही हैं, फिर उसके बाद देखो कि जो रीज़न है वो इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये चीज़ें कब पता चलेंगी? जब आप इन चीज़ों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करोगे। इस पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। वो एग्जाम्पलर से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये सेकंड वाला भी हटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। एनिलीन जो है एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन शो नहीं करता है, ये बात ठीक है, असर्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है नाइट्रोजन ऑफ, रीज़न जो कह रहा है नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बात भी ठीक है और यही इसका लॉजिक भी है, एक्सप्लेनेशन है। तो इसके अंदर आंसर होगा ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे इसको हम देखेंगे कि ये एनिलीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर NH2 है, इस पे लोन पेयर है N पे, ठीक है। अब जब N पे लोन पेयर है तो क्या होता है कि अब इसको फ्रिडल क्राफ्ट में अगर एल्काइलेशन में CH3Cl दिया आपने, ठीक है। अब जब CH3Cl दिया तो CH3 पॉजिटिव जाके लगना चाहिए इसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, पर एनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके साथ कंबाइन होके एक एडक्ट बना लेता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, दिस बिकम्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। तो ये जो AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लोन पेयर दे देगा, तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी वजह से इट विल बी ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इट, और इसकी वजह से इट विल नॉट गिव एनी फर्दर रिएक्शन। ये बात कह रहा है ना रीज़न में, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एनिलीन इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, ये अपना लोन पेयर उसको दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, उसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, इट विल नॉट रिएक्ट ईजिली, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। और जब डीएक्टिवेटेड हो जाएगी तो ये CH3 आके जब लगना था तो लग नहीं पाएगा। वैसे भी जब पॉजिटिव वो भी है और पॉजिटिव चार्ज इस पर भी होगा तो पॉजिटिव वैसे भी रिपेल होगी। बट हमें लॉजिक में ये मालूम होना चाहिए कि जब बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो बेंजीन रिंग विल बी डीएक्टिवेटेड, इट्स रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, और AlCl3 लगने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी वजह से इट विल बी डीएक्टिवेटेड, हेंस इट विल नॉट अंडरगो, एनिलीन विल नॉट अंडरगो एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए, और क्वेश्चंस लिखता हूँ, इनको हटाता हूँ तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं, रीजन असर्शन वाला ही। असर्शन में दिया है कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन
फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज़्यादा आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे पानी मिलाओगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, वो टूटेगा थोड़ा। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में जब पानी डालोगे तो वो और टूटेगा, बट जितना पानी डाल रहे हो उसकी रेशियो में वो टूटेगा कम, तो इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी घटती है। चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में कंडक्टिविटी घटती है। तो ये वाला असर्शन गलत है। ठीक है, नंबर 2 में आर में रीज़न में आ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे थोड़ा सा आयंस बढ़ेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। तो आपका रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है। जब भी असर्शन रॉन्ग हो, रीज़न सही हो, तो आंसर डी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जब पानी मिलाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। जैसे सपोजिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ टूट रही है। ठीक है, मान लेते हैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, एसिटिक एसिड है, ये टूट रहा है एसीटेट आयंस में और H+ में। मान लेते हैं 10 टूटता है, 1 लीटर पानी डाला तो 10 टूटा। हमने 10 लीटर पानी कर दिया और ये टूट के आ गया, मान लो ये टूट के 20 हो गया। ठीक है, तो अब 20/10 2 ही रह गए, पहले 10/1 था तो 10 था, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए ना। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वाटर की, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होगा, ये गलत है। तो असर्शन इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ करेक्ट, तो डी पार्ट इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि हम जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। बात ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी एसिड पे लगेगा तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। अब क्या कह रहा है रीज़न? नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। रीज़न भी सही है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल कह रहा है जैसे ये फिनॉल है, ठीक है, और ये NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो NO2 जब ऐसे लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब इसका H+ अगर हट जाता है तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी लगता है तो एसिडिक करेक्टर एसिड का बढ़ता है। तो फिनॉल विल बी मोर एसिडिक व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा रेजोनेंस में, इसको डीलोकलाइज करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वही बात कह रहा है रीजन में, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को नाइट्रो ग्रुप हेल्प कर रहा है स्टेबलाइज होने में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को वो डीलोकलाइज करेगा, क्योंकि इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर बाय डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे पता चलेगा? जो बेंजीन के ऊपर कोई चीज़ लगी है और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। जैसे बेंजीन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे C∧N है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए बेंजल्डिहाइड होता तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है ये और एक H है, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये इधर खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, इसके मतलब क्या है कि बेंजीन से
जो एटम लगा है उसके बाद वाला जो एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर खींचेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा। इसमें CN में भी दिख रहा है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, नाइट्रो ग्रुप में, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, तो वो स्टेबलाइज करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। तो ये भी हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आंसर हमने कहा दोनों सही हैं, तो A हो गया। A वाले में क्या है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और वही उसका लॉजिक भी है। ठीक है, 6th पार्ट में आ जाए। 6th पार्ट में क्या कह रहा है? 6th पार्ट में कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़। ट्रांजिशन मेटल्स अलॉयज़ बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़ एक को हटा के दूसरा लग जाता है, बैठ जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है। ठीक है, तो बात सही है। फिर रीज़न, अलॉयज़ आर मेड टू डेवलप सम यूजफुल प्रॉपर्टीज़ विच आर एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अलॉयज़ इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाएं, ये बात भी सही है, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न या एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। एजर्शन ये ठीक है कि अलॉयज़ जो हैं बनते कैसे हैं, जब अलॉयज़ में मान लीजिए आपका ये कोई मेटल है मान लेते हैं, ठीक है, अब आयरन हो, ठीक है, अब इसमें आयरन की जगह मैंगनीज़ आ जाए बीच में, ये मैंगनीज़ आ जाए, ये आयरन ही है, तो ये जो है एलॉय बन गया। बट एलॉय कब बन पाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय इसलिए बन पाते हैं बिकॉज देयर साइजेज आर क्वाइट सिमिलर एंड विद इन ए रेंज ऑफ 15% ऑफ ईच अदर। उनके साइज़ में विद इन 15% का डिफरेंस होता है। तो एलॉयज जब भी बन सकते हैं जब 15% के अंदर अंदर का डिफरेंस हो, बट इनके तो साइजेज आर क्वाइट सिमिलर। जितने भी ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके साइजेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम देयर सॉलिड सॉल्यूशंस एंड फॉर्म एलॉयज। तो ये बात ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलॉयज बनाते हैं, और ये बात भी सही है कि हम एलॉयज इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी इम्प्रूव हो जाए, या तो ज़्यादा हार्ड हो जाए, या कोरोजन कम होता हो उनका, या उनकी मतलब है रिजिडिटी बढ़ जाए, या कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सब बातें तो ठीक हैं, बट this reason is not the correct explanation for their forming alloys. Alloys बनाने का कारण क्या है? Because their sizes are quite similar and for forming an alloys sizes should be within a range of 15% of each other. तो वो तो उससे भी कम नहीं है, तो इसलिए they will easily form alloys. ये इसका रीज़न है। तो ये सही है, ये भी सही है। जब दोनों सही हैं but it is not the logic, तो आंसर B हो जाता है। ठीक है, जो 4 चॉइसेस दिए होते हैं उनमें से ये बी हो गया। ओके, हटा दें इसको। ये जो 7th क्वेश्चन है रीज़न एजर्शन वाले, ये 7th 8th 9th ये CBSE के जो करंट सैम्पल पेपर आया ना उसके हैं ये। ठीक है, इसमें एजर्शन कह रहा है वेजिटेबल टैंड लेदर कैन नॉट एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये बात ठीक है कि जो वेजिटेबल टैंड लेदर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया। ये भी बात ठीक है। एक्चुअली ये लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया कम होती है। बट ये कह रहा है जो पोरस मटेरियल होता है उसकी हायर सरफेस एरिया होती है। तो ये बात भी ठीक है कि जो टैंड लेदर है इट कैन नॉट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, और जो दूसरी बात है पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया, ये भी बात सही है। बट दिस इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन। जब दोनों सही होते हैं असर्शन और रीज़न बट एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं तो आंसर बी होता है, जो हम लोग के पास 4 चॉइसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले को, फिर 8th को देखते हैं। तो ये CBSE का सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करा, असर्शन वाला रीज़न वाला। फिर नेक्स्ट भी CBSE का ही है। इसमें कह रहा है एनिमल हाइड सोक्ड इन टैनिन रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जो एनिमल हाइड होता है, जो जानवर के ऊपर से खाल उतारी जाती है, हाइड कहते हैं उसको, जब उसको टैनिन में सोक करते हैं तो जो लेदर बनेगा वो हार्ड हो जाता है। ये बात ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहा है रीज़न, टैनिंग अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल कोआगुलेशन। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो जो जानवर की खाल है, हाइड है,
उसके ऊपर जो मटेरियल लगा है उसके ऊपर चार्ज कोई और है, वो भी कोलाइडल है, और ये जो टैनिन है इसके ऊपर चार्ज कोई और है, तो दोनों का चार्ज अलग अलग होने की वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कोagulation कर देते हैं। तो ये असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, एंड दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए आंसर इसके अंदर ए हो जाएगा। व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, आंसर ए होता है। तो ये आंसर ठीक हो गया, सही है, ए हो गया आंसर इसका। ये भी CBSE का क्वेश्चन है, CBSE का सैम्पल पेपर वाला, जो करंट CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया है ऑफिशियल, उसका आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ लेदर इज़ फिजियोजॉर्प्शन। जो लेदर मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करता है वो फिजियोजॉर्प्शन से है, केमिजॉर्प्शन से नहीं है, ये बात कह रहा है, ठीक कह रहा है ये। फिर रीज़न कह रहा है इट इज़ ए मल्टी मॉलिकुलर प्रोसेस एंड इज़ अकम्पनीड बाय लो एंथैल्पीज ऑफ एड्जॉर्प्शन। जो फिजियोजॉर्प्शन होता है वो मल्टी मॉलिकुलर होता है और उसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लो होती है, मतलब हीट कम निकलती है, बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ये फिजियोजॉर्प्शन है। तो रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज़ ट्रू एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। असर्शन भी ठीक है कि एड्जॉर्प्शन जो मॉइस्चर का होता है इज़ फिजियोजॉर्प्शन, और जो ये कह रहा है इट इज़ मल्टी मॉलिकुलर प्रोसेस एंड इज़ अकम्पनीड बाय लो एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये बात सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके केस में भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको हटाते हैं और NCERT CBSE के जो करंट सैम्पल पेपर है उसके 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं। हाँ जी बच्चों, जो मैं ये समझाने जा रहा हूँ असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस, ये भी CBSE सैम्पल पेपर के इस बार के। ठीक है, ये कह रहा है द वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल्स हैव स्मॉलर सरफेस एरियाज़। बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल होते हैं उनके स्मॉलर सरफेस एरियाज़ होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, द कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर्स। जो कैपिलरीज रह जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, जो हाइड के अंदर या चमड़े के अंदर, तो जो लेदर के अंदर प्रेजेंट है दे आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर्स। जब उनकी डायमीटर्स छोटी हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो मटेरियल्स हैं इनके सरफेस एरिया कम हो जाती है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड दिस रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब असर्शन भी ठीक हो, रीज़न भी ठीक हो और रीज़न जो हो वही एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसमें आंसर 4 चॉइस में से आंसर ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो भी CBSE का है इस बार का। तो इसके अंदर रीज़न असर्शन में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। लेदर एब्जॉर्ब्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, बात सही है, अलग अलग लेदर अलग अलग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फिर सम मॉइस्चर इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर, ये भी बात ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर होता है तो लेदर क्रैक नहीं करता, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है कि अलग अलग लेदर जो है अलग टेम्परेचर पे, अलग नेचर का जो लेदर होगा, अलग अलग कारणों से वो अलग अलग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये जो है कि मॉइस्चर जब होता है तो क्रैकिंग ऑफ लेदर को प्रिवेंट करता है, ये बात ठीक है, और अलग अलग तरह के लेदर जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग कारणों से। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसके केस में आंसर होता है बी। तो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी CBSE के सैम्पल पेपर का है करंट। ठीक है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो CBSE ने इस बार इशू किया है उसी पे है ये। क्वेश्चन है द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये DNA की बात कर रहा है, DNA के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये बात ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, ये भी ठीक है। जैसे DNA का जो डबल स्ट्रैंड होता है, एसिड स्ट्रैंड होता है, तो जैसे यहाँ पे जो बेसिस होते हैं साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, तो इनके सामने यहाँ पे अगर C है तो उसके सामने गुआनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन है तो उसके बीच में थाइमिन से होगा, थाइमिन है तो एडेनिन के साथ होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे अगर गुआनिन होता तो उसका साइटोसिन के साथ होता। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनते हैं, तो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, ये बात भी ठीक है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके केस में आंसर हमारा हो जाएगा ए।
ठीक है, तो इनको हटा देता हूँ और इसके बाद सीबीएसई ने के जो और सैंपल दिए, इसके जो क्वेश्चन दिए हैं एजर्शन रीजन पे, उनको मैं और कर देता हूँ सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, मैं और क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ कैसे एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 13th एजर्शन में, इथानॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन वही शो करते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। तो इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में नहीं होती है। तो एसीटोन जब इथानॉल के बीच में आ जाएगा तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये बात ठीक है, तो ये एजर्शन इज करेक्ट। अब रीजन में क्या कह रहा है, प्योर इथानॉल मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ऑन एडिंग एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथानॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। बिल्कुल ठीक है, ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि जो इथानॉल है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि उस एसीटोन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब ये इसके बीच में आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ये जो इसका लॉजिक भी ठीक है, रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर ए होगा। जब दोनों ही सही हों और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, रीज़न भी एक्सप्लेनेशन हो, तो उसके केस में आंसर ए होता है। तो हमारा ए आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स दैन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। बिल्कुल ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एल्डिहाइड से, कीटोन से, अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है। आंसर क्या है, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड के से बहुत कम है। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ी सी बड़ी होती है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड की उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दोनों चीज़ें इसकी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और यही इसका लॉजिक है। तो आंसर इसमें भी ए होगा। तो ये हट जाता है 14th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15th वाला, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हटा रहे हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि एजर्शन में कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। मतलब है फिनॉल पे अगर ब्रोमीन दोगे तो लुइस एसिड नहीं भी दोगे तो भी ब्रोमीन लग जाएगा। बात ठीक कह रहा है, ये करेक्ट है, एजर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है इन फिनॉल OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग हैज़ हाईली डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। ये बिल्कुल गलत है, एक्टिवेटिंग होता है। बेंजीन के ऊपर जब फिनॉल लगा होगा, OH लगा होगा, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ जाती है तो बेंजीन रिंग बिकम्स मोर एक्टिवेटेड होगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए तो ब्रोमीन अगर दे रहे हो और कोई लुइस एसिड नहीं दे रहे हो, जब भी लग जाता है। तो एजर्शन सही है पर रीज़न गलत है। एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। जब एजर्शन करेक्ट होता है, रीज़न रॉन्ग होता है, तो आंसर सी होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको ये वाला पार्ट भी समझा दिया कैसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं एजर्शन और रीज़न के। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चंस लेके आपको रीज़न एजर्शन के क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। बीच में कुछ CBSE के भी इसके अंदर रीज़न एजर्शन वाले क्वेश्चंस किए मैंने। ओके, तो पहले तो आपको देखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि नहीं है, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या वो इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब ही कर पाओगे जब आपको लॉजिक क्लियर होगा चीज़ों का। तो वो कब क्लियर होगा, जब NCERT के क्वेश्चंस आप प्रॉपरली कर लें और एग्जाम्पलर्स के भी करें। सैम्पल पेपर से आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है किस पैटर्न के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस ले करना है और कैसे टैकलिंग करनी है। तो जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर आप कर सकते हो टाइम में उतना बढ़िया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े
और आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। ओके बच्चों, आप मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।